इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि सिख राज्य किस तरीके से अस्तित्व में आया। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने सिख गुरुओं के बारे में जाना था और 10 सिख गुरु होते हैं, उसके बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दी जाती है। उसी कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि तीसरे सिख गुरु होते हैं जिनका नाम होता है गुरु अमरदास। उन्होंने 22 गुरु गद्दियों की स्थापना की थी। उन गुरु गद्दियों के द्वारा वहाँ के क्षेत्र के लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित किया जाता था। अब उसके बाद पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव होते हैं। उनकी जहांगीर ने मृत्युदंड की सजा दी थी। उसके बाद से यहाँ के बाद से सिख जो है सो पूरी तरीके से बदल जाते हैं और बाद के गुरु जो छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोबिंद, वो क्या करते हैं कि सिखों को एक लड़ाकू या सैनिक प्रजाति में कन्वर्ट कर देते हैं या सिखों को लड़ाकू बना देते हैं। यहाँ के बाद से सिख एक तरीके से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और उनका प्रयास भी होता है। अर्थात गुरु हरगोबिंद का जो प्रयास होता है उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण प्रयास होते हैं, तो राज्य चिन्ह के जो भी प्रतीक होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद सिखों को एक लड़ाकू प्रजाति के रूप में बदला जाने लगता है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है अकाल तख्त की स्थापना। ये अकाल तख्त क्या था, तो स्वर्ण मंदिर परिसर में एक चबूतरा था 12 फुट का, उसके ऊपर गुरु बैठकर उपदेश देते थे और ये उपदेश जो होते थे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरीके के होते थे। तो इस तरीके से अकाल तख्त जो था अब दो चीजों के प्रतीक हो गए। ये प्रतीक हो गए थे धर्म और राज सत्ता, दोनों के प्रतीक हो गए थे, क्योंकि यहाँ से जो आदेश जारी किए जाते थे वो सारे सिखों पर लागू होते थे और यह उसी तरीके से प्रभावी होते थे जिस तरीके से आज की डेट में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रभावी होते हैं। तो ये अकाल तख्त का महत्व है सिखों के लोगों के लिए। अब और भी तख्त स्थापित किए जाते हैं। सिखों के कुल 5 तख्त है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला तो हमने देख लिया। दूसरा जो तख्त है वो है तख्त श्री पटना साहिब। ये पटना में स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं पे हुआ था, उसके लिए। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो है वो तख्त श्री केसगढ़ साहिब है आनंदपुर में। यहाँ गुरु गोविंद सिंह पटना के बाद आनंदपुर चले जाते हैं, तो उसी वजह से इस जगह पे केसगढ़ साहिब की स्थापना की गई। फिर तख्त हुजूर साहिब, ये नांदेड़ में स्थापित है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई थी। उसके बाद तख्त श्री दमदमा साहिब, ये भटिंडा में। तो कुल 5 तख्त सिखों के हैं और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ के बाद से अब जो है सो सिखों की एक राजनीतिक सत्ता की ओर उनका कदम बढ़ता है और उनके पास एक सेना तो थी ही। 10 गुरुओं ने, खास करके गुरु गोविंद सिंह जी के समय में, एक खालसा सेना बनाई जाती है जो 80,000 की काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित और लड़ाकू सेना होती है। अब क्या होता है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में एक व्यक्ति उभर कर आते हैं, उनका नाम होता है बंदा बहादुर। इनके बारे में हम जानते हैं। बंदा बहादुर कौन थे, तो इनका जन्म हुआ था कश्मीर के राजौरी पुंछ जिला में पड़ता है यहाँ पे। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनका एक और नाम माधोदास बैरागी था। बैरागी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्हें परिवार और समाज से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं था, लगाव नहीं था। बचपन से ही ये चीज़ उनमें थी जिसके कारण इन्हें बैरागी कहा गया। ये कश्मीर से निकलकर, अर्थात उत्तर भारत से निकलकर जब दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो नांदेड़ में इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से होती है। गुरु गोविंद सिंह जी इन्हें अपना बंदा घोषित करते हैं और बंदा बहादुर की उपाधि देकर इन्हें पंजाब में भेजते हैं। साथ में इन्हें सिखों का राजनीतिक नेतृत्व भी सौंपते हैं। जब बंदा बहादुर पंजाब में पहुंचते हैं तो वो सिखों और किसानों को लेकर एक मुगलों के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ते हैं और मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और उसी कड़ी में 28 परगने जो मुगलों के होते हैं उनको ये जीत लेते हैं। अंततः इनकी हत्या कर दी जाती है। एक गुरुदासपुर का युद्ध होता है
गुरदासपुर का युद्ध होता है, इसमें इनकी हार होती है 1716 ईस्वी में, और इन्हें मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा मृत्यु दंड की सजा दे दी जाती है। तो इनका कार्यकाल 8 से लेकर 16 तक का होता है, अर्थात 1708 से लेकर 1716 तक का इनका कार्य होता है। इनका एक महत्वपूर्ण दर्शन है जिसे फतेह दर्शन के नाम से जाना जाता है। पहले सिख लोग प्रयोग करते थे वाहे गुरु की खालसा, अब उसमें वाहे गुरु की फतेह भी जोड़ दिया जाता है। फतेह का मतलब होता है जीत हासिल करना। जीत हासिल, इनका कहना था कि सिर्फ हमें लड़ना ही नहीं है बल्कि लड़कर जीतना है हमें, तो उसी को फतेह दर्शन कहा गया। अब इन्होंने कुछ और भी काम किए थे, जैसे क्या किया था कि एक कर लगाया था जिसे राखी कहा जाता है, और ये उपज का 1/5वां हिस्सा होता था। तो यहाँ पे देखिए एक कर की शुरुआत हो रही है, अर्थात राज्य स्थापना की जो जो चीज़ें आवश्यक होते हैं, जो जो तत्व होते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे जुड़ती जा रही हैं। तो इनके अंतर्गत बहुत सारी ज़मीनें आ गई, मुगलों के कई बहुत बड़े क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था। अब आगे क्या होता है कि 1726 ईस्वी में जकारिया खान मुगलों के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं पंजाब के। तो वो जब पंजाब के सूबेदार नियुक्त होते हैं तो एक व्यक्ति होते हैं कपूर सिंह, कपूर सिंह होते हैं, उन्हें अपना जमींदार नियुक्त करते हैं। कपूर सिंह क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसे दल खालसा कहा जाता है, और इस संगठन का नेतृत्व आगे चलकर करते हैं जस्सा सिंह अहलुवालिया। अब जस्सा सिंह अहलुवालिया का सिख राज्य की स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो जस्सा सिंह अहलुवालिया ने 1753 ईस्वी में क्या किया था कि राखी प्रथा को अस्थायी कर दिया, अर्थात कर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। वह उपज का 1/5वां ही हिस्सा होता था, तो वो कर व्यवस्था को अस्थायी इन्होंने कर दिया। साथ में इन 1763 से 73 के बीच में 12 स्वतंत्र इकाइयों में बांटा, अर्थात उनके नियंत्रण में जो भी क्षेत्र थे उन्हें 12 स्वतंत्र इकाइयों में बांट दिया, और हर एक स्वतंत्र इकाई को मिसल कहा जाता था। तो इसे आप समझ सकते हैं कि एक पंचायत की तरह समझ सकते हैं, एक जिला की तरह का इकाई समझ सकते हैं। तो उस तरीके की इकाई आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो पंजाब राज्य है, ये इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से है, अर्थात भारत और पाकिस्तान दोनों जगह को मिलाकर उस समय पंजाब की स्थिति थी, तो ये स्थिति है यहाँ पे। अब उनका कुछ और भी काम होता है, वो क्या करते हैं कि एक सिक्का भी चलाते हैं, 3 तरीके के सिक्के चलाते हैं, और वो सिक्के होते हैं देग, तेग और फतेह। तो सिक्के भी चलाने लगे, तो एक और नई चीजें यहाँ पे जुड़ गई। मुहावरा भी है कि सिक्का चलना। सिक्का चलने का मतलब होता है किसी की राज सत्ता स्थापित हो जाना। तो अब इनके सिक्के भी चलने लगे। अब यहाँ पे कर के संबंध में एक बात और भी बतलाना चाहूँगा कि गुरु अर्जुन देव ने भी एक धार्मिक कर या उसे दान के रूप में कह लें, एक कर बतलाया था, और वो आमदनी का 1/10वां हिस्सा था। लेकिन वो जो कर था वो स्वैच्छिक कर था, और उन्होंने कहा था कि हर एक सिख व्यक्ति को अपने आमदनी का 1/10 हिस्सा दान करना चाहिए, जिससे कि सामाजिक कार्य किए जा सके। लेकिन ये जो कर हैं पूरी तरीके से राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कर हैं। तो अब 12 मिसल बन गए अलग अलग। उसमें से जो महत्वपूर्ण मिसल है, या पहला मिसल कह ले, वो है भंगी मिसल। इसकी स्थापना छज्जा सिंह ने की थी, और यह जो क्षेत्र था अमृतसर, रावलपिंडी और मुल्तान वाला क्षेत्र आता था, अर्थात ये वाला क्षेत्र जो कह ले आ रहा है इसके अंतर्गत, भंगी मिसल के अंतर्गत। और भी कई मिसल थे, कुल 12 थे। तो उन 12 मिसलों को भी एक बार हम नाम जान लेते हैं, वो कौन कौन से थे। तो अहलुवालिया मिसल, रामगढ़िया, नकई, निशान वालिया, कन्हैया, उल्लेवालिया, सिंहपुरिया, करोड़पुरिया, उसके बाद शहीद, फुलकिया और सुकर
चकिया। इन 12 मिसलों में से सबसे महत्वपूर्ण है सुकर चकिया मिसल। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म इसी सुकर चकिया मिसल में हुआ था। वो इसी सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे और उनके पिता भी इस प्रमुख थे, अर्थात उन्हें जो पद मिला था, ये प्रमुख का जो पद मिला था मिसल प्रमुख का, वो एक पैतृक पद चला आ रहा था। तो सुकर चकिया मिसल के बारे में हम जान लेते हैं। तो सुकर चकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने की थी। बाद के समय में यह कपूर सिंह, और कपूर सिंह के बाद महासिंह, और महासिंह के बाद रंजीत सिंह, और ये क्षेत्र इसका आता है, इस मिसल का गुजरावाला के अंतर्गत आता था। महाराणा रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में गुजरावाला में हुआ और इनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। अब ये जब सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं तो उस समय इनकी उम्र काफ़ी कम होती है, मात्र 13 साल के होते हैं। वैसी स्थिति में शासन व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी के लिए एक परिषद बनाई जाती है। उस परिषद को कहा जाता है प्रतिशासन परिषद। उस परिषद में कौन थी? तो 3 सदस्य मुख्य रूप से थे, जो उनकी माँ थी जिनका नाम राजकौर, सास सदाकौर, और एक दीवान थे लखपत राय। ये तीनों उस प्रतिशासन परिषद के सदस्य थे। वास्तविक शासन इनके हाथों में आती है 1798 ईस्वी में। अब 1798 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। उस समय अफगानिस्तान के शासक होते हैं जमान शाह, और जमान शाह पंजाब पर हमला करते हैं और लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं। परंतु उसी समय काबुल में, अर्थात अफगानिस्तान की जो राजधानी थी उनकी काबुल में उनके विरुद्ध विद्रोह हो जाता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए वो वापस काबुल लौटते हैं। उसी लौटने के क्रम में उनके तोप और अस्त्र शस्त्र चिनाब नदी में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर करिएगा कि उस समय जब यहाँ पंजाब पर हमला किया जा रहा है तो ये सिख लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो यह मिसलों में बटा हुआ है, और महाराणा रंजीत सिंह उस समय मात्र एक छोटे, कह लें कि मुखिया या सरपंच टाइप के लोग थे, और पंजाब जो है वो इन्हीं मुखियाओं और सरपंचों के भरोसे चल रहा था। तो ये स्थिति थी। अब ये क्या करते हैं कि एक कूटनीति का सहारा लेते हैं, क्योंकि रंजीत सिंह के इतिहास को आप देखेंगे तो उन्होंने कूटनीति से अपने क्षेत्र का विस्तार बहुत अधिक किया है। वो अंग्रेजों से नहीं लड़ते हैं, हमेशा राजनीतिक सूझबूझ दिखलाते हैं। किसी भी राजा से वो आसानी से नहीं लड़ते हैं, पहले उसकी शक्ति को वो तौलते हैं। अगर कमजोर होता है तो उस पर सैन्य कार्रवाई से अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। अगर मजबूत राजा होता है तो उससे संधि या समझौता या कूटनीति से अपने को बचाते हैं। तो ये रणनीति रंजीत सिंह जी अपनाते हैं। तो उनके अब क्या करते हैं रंजीत सिंह जी, एक संदेश भिजवाते हैं जमान शाह के पास कि आप काबुल लौट जाइए, आपकी तोप और अस्त्र शस्त्र हैं उसे हम भिजवा देंगे सुरक्षित आपके पास में। जमान शाह भी चला जाता है, क्योंकि उसके पास तो मजबूरी भी थी कि वो पहले विद्रोह को दबाए कि अपनी तोप और अस्त्र शस्त्र को वो निकलवाए नदी से। तो वो चला जाता है। अब रंजीत सिंह क्या करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ वो सारी चीज़ें निकलवाते हैं और सुरक्षित पहुंचा देते हैं जमान शाह के पास में। अब जमान शाह क्या करता है, उनके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश होता है और लाहौर का क्षेत्र इन्हें दे देता है, रंजीत सिंह को दे देता है। अब और साथ में राजा की उपाधि भी दे देता है। इस तरीके से रंजीत सिंह अब पंजाब प्रांत के, कह लें, या सिख प्रांत के वो राजा बन जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूँगा कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी कि मुगल शासक थे मुख्य रूप से, और मुगल कमजोर स्थिति में थे। जो शासक थे वो कमजोर थे, उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा था। पहले पंजाब और ये क्षेत्र जो है वो तो मुगलों के अधीन आता था, लेकिन बाद के जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक होते हैं वो कमजोर होते हैं और क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते।
और ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब और खास करके पाकिस्तान वाला जो एरिया है, इस पर नियंत्रण और भी स्थापित नहीं कर पाते। उसका कारण क्या होता है कि ईरान और अफगानिस्तान से नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली इनका आक्रमण होता है और वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो इन क्षेत्रों पर उनका अधिकार हो जाता है। पंजाब वाला क्षेत्र अभी भी मुगलों के नियंत्रण में था, परंतु उसी चीज का फायदा उठाकर और अब जो है सो सिख एक राज्य के रूप में स्थापित हो जाएंगे और रंजीत सिंह उसकी स्थापना कर देते हैं सिख राज्य की। अब जमान शाह इनका दोस्त हो जाता है, तो उसका नतीजा इनको क्या होता है, 1798 में इनको लाहौर मिल गया, अर्थात पंजाब की राजधानी, राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। 1805 में अमृतसर पर कब्जा कर लेते हैं। अर्थात सबसे पहले रंजीत सिंह क्या करते हैं कि जितने जो मिसल थे बनाए गए थे 12 मिसल, तो उन अन्य 11 मिसलों पर यह नियंत्रण करते हैं, उनको जीतते हैं और अपने अधिकार में लाते हैं। इस तरीके से पूरा जो सिख क्षेत्र था उसको पहले अपने नियंत्रण में लाते हैं, बाद में अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार करना शुरू करते हैं। जैसे 1807 में ये अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ पे आक्रमण करके उसे नियंत्रण में कर लेते हैं। 1808 में सतलज नदी बहती है ऐसे करके, तो सतलज नदी को पार करते हैं और इस तरफ के क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जैसे फरीदकोट, मालेरकोट पर। तो जब इनकी शक्ति बढ़ने लगती है और ये एक काफ़ी मजबूत सेना का निर्माण करते हैं, उस सेना को पश्चिमी ऑफिसरों के द्वारा अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस से प्रशिक्षित जो लोग होते हैं वो प्रशिक्षण देते हैं इनकी सेना को। और इनकी सेना जो थी उस समय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना और सबसे मजबूत सेना थी। सबसे मजबूत सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो अंग्रेज भी इनके साथ में लड़ना नहीं चाहते हैं। तो अंग्रेज जब इनकी शक्ति को बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें भी एक डर उत्पन्न होता है उनसे कि आगे जाकर रंजीत सिंह जी अंग्रेजों के लिए अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि वो भी तो लड़ना जल्दी चाहते नहीं है डायरेक्टली, वो तो पहले समझौता और संधि, कूटनीति, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सहारा लेते हैं। तो ऐसी ही स्थिति में एक संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच में, जिसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। उस समय कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, और वो अपना एक दूत भेजते हैं सर चार्ल्स मैटकॉफ, और ये मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में ही संधि होती है। संधि की मुख्य 3 बातें होती हैं कि ये जो सतलज नदी से इस तरफ का पूरब का इलाका है ये अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगा, इधर का जो हिस्सा होगा पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र ये जो होगा सिखों के नियंत्रण में होगा, अर्थात सिख इस तरफ बढ़ सकते हैं, सतलज नदी के इस तरफ नहीं। ये तो ठीक थी, लेकिन संधि की जो तीसरी शर्त जो रंजीत सिंह जी ने मान लिया वो आगे जाके उनके लिए अर्थात सिख साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होता है। वो होता है लुधियाना में अंग्रेजी सेना या रेजिमेंट को रखना। तो यहाँ पे रेजिमेंट जब लुधियाना में स्थापित कर लेते हैं तो अंग्रेजों का मुख्य होता है कि यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करना है सुरक्षा के लिए, ताकि यहाँ से वो सिखों पर नजर रख सकें और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी नजर रख सके। अब उनकी जब संधि हो जाती है उसके बाद फिर से ये अपना विजय अभियान शुरू करते हैं। 1813 में कांगड़ा को, ये वाला हिमाचल प्रदेश के एरिया को जीत लेते हैं, फिर मुल्तान को जीत लेते हैं, उसके बाद फिर कश्मीर पे भी नियंत्रण कर लेते हैं। और कश्मीर पे नियंत्रण के लिए एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे सोपेन का युद्ध कहा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1821 में डेरावाल पे, उसके बाद 1824 में मुल्तान को पूर्ण रूप से मिला लिया जाता है और 1836 में ये लद्दाख पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। इस प्रकार से आप देखें तो इनका जो क्षेत्र है ये इस तरीके से स्थापित हो जाता है, सिख राज्य स्थापित हो जाता है। अब 1836 में क्या होता है कि अफगानिस्तान में एक शासक बनते हैं दोस्त मोहम्मद। उनकी नज़र होती है
इनके इस वाले क्षेत्र पे, पेशावर वाले एरिया पे वो नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अब रंजीत सिंह को जब ये पता चलता है तो उन्होंने तो अंग्रेजों से समझौता कर रखा था, तो वो क्या करते हैं कि अफगानिस्तान पे अपना विस्तार करना चाहते हैं, इस ओर अपना विस्तार करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्त मोहम्मद क्या करता है कि अंग्रेजों से सहायता मांगने के लिए जाता है, लेकिन अंग्रेज भी सहायता नहीं कर पाते क्योंकि अमृतसर की जो संधि थी उसका वो हवाला देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रंजीत सिंह एक शाह सूजा होते हैं जो कि नादिर शाह का रिलेशन का लगता है, और वो उसको अफगानिस्तान का शासक बनाने के लिए ये प्रलोभन देते हैं, या कह ले उसे दोस्त बना लेते हैं। और शाह सूजा नादिर शाह से जो कोहिनूर हीरा जो लूट कर लेकर गया था भारत से, वो रंजीत सिंह को दे देता है। अब दोस्त मोहम्मद क्या करता है कि अंग्रेज जब उसकी सहायता नहीं करते तो वो रूस के पास जाता है सहायता मांगने के लिए। अब उस समय की जो विश्व की स्थिति थी कि पूरे विश्व के स्तर पे कैपिटलिज्म अर्थात कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इन दोनों का झगड़ा चल रहा था, जिसे ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। तो कम्युनिज्म का नेतृत्व कर रहा था रसिया, और कैपिटलिज्म का नेतृत्व कर रहा था इंग्लैंड। तो इन दो शक्तियों के बीच में पूरे विश्व स्तर पे लड़ाई चल रही थी, और दोनों अपने साम्राज्य विस्तार को करना चाहते हैं। तो रसिया इस तरफ आगे बढ़ना चाहता है, और इंग्लैंड नहीं चाहता है कि वो भारत की ओर रसिया का प्रभाव हो। इसके लिए इंग्लैंड की जो रणनीति होती है वो होती है कि भारत की सीमा रूस की सीमा के साथ नहीं लगनी चाहिए, बीच में कोई ना कोई स्टेट होने चाहिए जिसे बफर स्टेट के रूप में विकसित किया जाए। तो अफगानिस्तान के लिए भी वो ऐसी ही नीति तैयार करता है, और अब वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार होता है। अब इसी में 1838 में एक संधि होती है जिसे त्रिकोणीय संधि कहा जाता है। वो रंजीत सिंह, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह सूजा के बीच में होती है, और अब वो हस्तक्षेप करती है रसिया को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी, और शाह सूजा को अफगानिस्तान का अमीर बना दिया जाता है, और जो दोस्त मोहम्मद है उसे अपदस्थ कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से ये अपना साम्राज्य विस्तार रंजीत सिंह जी शुरू करते हैं। 1838 में बहावलपुर और बलूचिस्तान का भी जो एरिया है ये भी अधिकार कर लेते हैं। अब इनकी नज़र होती है सिंध पर। सिंध पर आक्रमण जब करते हैं तब अंग्रेज इनको रोक देते हैं। अंग्रेजों से ऐसे भी रंजीत सिंह लड़ना नहीं चाहते हैं, तो एक संधि होती है जिसे रोपड़ की संधि कहते हैं। उस संधि के तहत फिर से त्रिकोणीय एक समझौता होता है जिसमें सिंध, रंजीत सिंह जी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता होता है। उसमें सिंध में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की बात होती है, और सिंध को सिख और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का एक सीमा मान लिया जाता है कि दोनों न ये इस पर आक्रमण करेंगे न ये इस पर आक्रमण करेंगे। ये भी ठीक था, लेकिन फिर से यहाँ पे ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की बात मान ली गई। ये भी एक गलती होती है इस संधि में रंजीत सिंह के द्वारा। अब बाद में क्या होता है कि 1839 में ठीक एक साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी आते हैं वो नालायक होते हैं, और अंततः अंग्रेज लोग सिख साम्राज्य को या पंजाब राज्य को अपने में मिला लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। उसमें एक प्रमुख है फ्रांसीसी व्यक्ति विक्टर जैकमेंट। इन्होंने इनकी तुलना नेपोलियन से की है। उसके बाद एक वेरेन कालीवेन ह्यूगन है जर्मन व्यक्ति, इन्होंने इन्हें शेरे पंजाब की उपाधि दी थी। तो शेरे पंजाब आप काफ़ी देखे होंगे, शेरे पंजाब होटल, शेरे पंजाब ये, शेरे पंजाब वो, या किसी को भी शेरे पंजाब उसे शब्द से अलंकृत किया जाता है। तो ये शेरे पंजाब की उपाधि इनको दी गई थी। दूसरी बात है कि नेपोलियन से तुलना किया है यहाँ। तो आधुनिक भारत का नेपोलियन उसी तरीके से जसवंत राव होलकर को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त से कहा जाता है।
लेकिन समुद्रगुप्त से नेपोलियन की तुलना सही नहीं है, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत बड़े शासक होते हैं, बहुत बड़े प्रतापी राजा होते हैं, और वो अपने समय में एक भी युद्ध नहीं हारते हैं। करीब 100 युद्ध वो लड़े थे, और नेपोलियन उनसे करीब 1500 साल बाद आया है, और वो कई युद्ध हारता भी है नेपोलियन, और अंततः उसकी मृत्यु भी होती है, कैद में ही होती है, उसे काले पानी की सजा एक तरीके से दी जाती है, उसमें उसकी मृत्यु होती है। तो ये जो वेस्टर्न हिस्टोरियन है, उनकी ये करामात है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करते हैं, और भारतीय जो चिन्ह है उसको नीचा दिखलाने का एक महज उपाय है। तो आधुनिक अगर दृष्टि से देखें तो महाराणा रंजीत सिंह जी और जसवंत राव होलकर दोनों उसके समकक्ष हैं, तो इनकी तुलना सही कही जा सकती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब राज्य के अस्तित्व किस तरीके से आया, ये समझ में आपको आया होगा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे एंग्लो सिख वार के बारे में, और रंजीत सिंह का जो सैन्य व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो सब देखेंगे। और इसके बाद सिख के बारे में हमारा जो चैप्टर होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।